वर्डप्रेस की जो माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन के लिए आपके पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस एक तो आपके पास ये हो सकता है कि आप अपने सर्वर जो आपका होस्ट है वहाँ से डायरेक्ट अपनी जो वेबसाइट है वो आप ट्रांसफ़र करा लो या कर लो। ठीक है, वो आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है, आपकी जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो अगर करते हैं सपोर्ट तो आप डेफिनेटली उधर से आप इसको मूव करा लो। ठीक है, वो साइट आपकी शिफ्ट कर देंगे। अगर नहीं करते, आपको खुद करनी है, तो फिर आप डेफिनेटली खुद अपना सर्वर टू सर्वर माइग्रेशन करेंगे। वो हम आगे देखेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है कि आपको मैं वो उधर उसमें ये डैशबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो हम फिर सर्वर टू सर्वर माइग्रेशन देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे इसी कुछ सेशन में आगे देखेंगे। अगर आपको चाहिए ना कि आपने करना है कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड आपके पास अवेलेबल है, ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड अवेलेबल है। एक और साइट है लेट्स सपोज दिस वन, इसका भी डैशबोर्ड आपके पास अवेलेबल है। बात को समझना है, ये दोनों साइटें वर्डप्रेस में बनी हुई हैं। ये मेरी एक फ्रेश साइट है, इसके अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैंने इस पर कोई वेबसाइट नहीं बनाई, लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो वेबसाइट है, ये वाली जो वेबसाइट है, ये मैं अपनी मूव करके इसको मैं ट्रांसफ़र करके इधर ले आऊँ, और ये जो करंट इस पर डिस्प्ले है ये रिमूव हो जाए और मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, ये वेबसाइट उधर मूव कर जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं प्लगइन्स के थ्रू करना चाहूँ तो मेरे पास उसमें प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं इधर इंस्टॉल प्लगइन्स पे आऊँगा। प्लगइन से हम जो माइग्रेशन है वो क्यों नहीं करते, वो भी आपको आगे मैं बताऊंगा जब हम आगे माइग्रेशन करेंगे। जो हमारी सर्वर टू सर्वर माइग्रेशन होगी वो देखेंगे। ऐड न्यू में आने के बाद आप इधर टाइप कर देना WP माइग्रेशन। ठीक है, इसको एंटर प्रेस करें और ठीक है, ये आपके पास एक प्लगइन है अपड्राफ्ट प्लस। ठीक है, WP बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन। ये प्लगइन क्या करेगा? बैकअप, रिस्टोर और माइग्रेट। ठीक है, आपकी रिस्टोर का मतलब क्या हुआ? अगर आपने अपड्राफ्ट को यूज़ किया है एक बैकअप को लेने के लिए, तो आप क्या करेंगे? इससे ही आप जो है अपना बैकअप लेंगे और नेक्स्ट साइट जिस पे आप लेके जाना चाह रहे हैं, इस पे लेट्स सपोज ये हमारी साइट है वर्डप्रेस की, इसका डैशबोर्ड है हमारे पास। इस पे जब हम लेके आना चाहेंगे तो इस पे भी अपड्राफ्ट होगा। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या होगा? उसके अंदर हमें रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा जब हम अपना डाटा अपलोड करेंगे। दोनों वेबसाइट पे अपड्राफ्ट कर लिया, मैं बल्कि इसी को यूज़ करता हूँ 1 मिनट। वैसे ये प्लगइन भी अच्छा है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप। इसके यूज़र्स देखें आप, 5 मिलियन प्लस इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं और 3 मिलियन प्लस इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन इस अपड्राफ्ट के हैं। और डिफरेंट प्लगइन्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कोई भी यूज़ करना चाहें, लेकिन जो ज़्यादा रिलायबल हैं वो यही हैं। तो अपड्राफ्ट प्लस .com इसकी जो इसको जो डेवलप करने वाले हैं, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अब देखें आप, माइग्रेट योर वर्डप्रेस वेबसाइट टू अनदर होस्ट और डोमेन। ठीक है, मतलब कि इसमें और क्यों लगाया उसने? वो इसलिए लगाया कि आप जो है इसी सेम होस्ट पे रहते हुए किसी डिफरेंट डोमेन पर भी इसको माइग्रेट कर सकते हो, या अनदर होस्ट आप किसी डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर के पास आप डिफरेंट सिस्टम में आप टोटली आप इसको लीव करके कहीं और भी माइग्रेट कर सकते हो। इसे एक्टिवेट करते हैं अभी। ओके, एक्टिवेट करने के बाद आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो आप बेशक इग्नोर कर दें या आप उनको पढ़ लें। ठीक है, तो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं और ये जो नोटिफिकेशन है इनको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है अपड्राफ्ट प्लस बैकअप एंड रिस्टोर प्लगइन। ठीक है, इसमें आपके पास ये तो आप बेशक इग्नोर कर दें, ये ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं। ये आपके पास फर्स्ट टैब है, बैकअप एंड रिस्टोर, माइग्रेट, क्लोन, सेटिंग्स, एडवांस टूल्स और प्रीमियम एक्सटेंशंस। ये आपके पास प्रीमियम जो है उसमें क्या होगा और इसमें क्या है, ये आप डिफरेंस खुद पढ़ लेना। ठीक है, और जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो चीज़ें नहीं हैं, और पेड में डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे। तो अभी हमारे पास है एक तो ये। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा? ये मेरा फाइल्स, ठीक है, फाइल्स और डेटाबेस का जो बैकअप है वो जनरेट करेगा। ठीक है, और जो हमारी इस टाइम पे एग्जिस्टिंग बैकअप्स हैं ये हमारे पास ज़ीरो हैं, मतलब कि यू हैव नॉट येट मेड एनी बैकअप्स। आपके पास इस टाइम पर कोई बैकअप नहीं है आपकी साइट का। अगर लॉस्ट हो जाए तो आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपलोड बैकअप फाइल आप कर सकते हैं, रीस्कैन कर सकते हैं लोकल, और रीस्कैन रिमोट स्टोरेज।
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस पर बैकअप पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आएगा टेक अ न्यू बैकअप। ठीक है, इंक्लूड योर डाटाबेस इन द बैकअप। इसको चेक क्यों रखना है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, डाटाबेस नहीं होगा, आपकी फाइल्स आपके पास होंगी, तो डाटाबेस नहीं हुआ तो आपकी साइट, आपकी जो फाइल्स हैं वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, चाहे वो 1 GB की हैं या 100 की हैं या 50 GB की हैं, वो फजूल है। आपका डाटाबेस नहीं है तो फिर आपकी साइट काम नहीं करेगी। आपका डाटाबेस भी होगा और ये फाइल्स भी होंगी, दोनों का बैकअप ऑल द टाइम। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हर टाइम आपको जब भी माइग्रेशन करनी है या बैकअप लेना है तो आपको दोनों चीज़ों का बैकअप लेना है, डेटाबेस एंड फाइल्स दोनों, कोई एक चीज़ काम में नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, तो एक सूरत में है, अगर आपका पहले एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे कहीं आपने मूव कराया हुआ है, उधर आपको डेटाबेस वही यूज़ करना है और आप चाह रहे हैं कि ये फाइल्स थोड़ी अपडेट हो जाएं, रिप्लेस कर दूं, वो एक अलग केस है, वो अभी हम उसमें नहीं पढ़ रहे। अच्छा, तो ये आप दोनों इनको चेक करके, और इसके बाद है ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड परमानेंटली। ठीक है, और मैं अगर इसको चेक कर दूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक रिक्वेस्टिंग, आगे ये बैकअप हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये आपकी डेट आ रही है, और ये इधर आपको देखें, आप क्रिएटिंग फाइल्स, जिप फाइल्स में ये आपका डाटा जनरेट होगा। आप देखें इधर ये क्रिएटिंग डाटाबेस बैकअप। ठीक है, अब आपको मैसेज मिला द बैकअप हैज़ फिनिश्ड रनिंग। ठीक है, इसमें आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है, आपके पास बैकअप की जो डेट है, डेफिनेटली डेट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप माइग्रेशन, आपको ये चीज़ें मिल गई, आपने एकदम से उनको रिस्टोर कर दिया, वो प्रॉब्लम क्या करती हैं, अब आपको क्लाइंट कहता है कि मेरी वेबसाइट, क्लाइंट की एक वेबसाइट है, आपने लॉस्ट कर दिया, आपको कोई काम नहीं आया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो वेबसाइट उसमें जो है आप डिलीट कर बैठे या कुछ रिमूव हो गया। आपके पास बैकअप अवेलेबल है, लेकिन आपने क्या किया, आपने डेट देखे बगैर आपने उसको रिस्टोर कर दिया, तो डेफिनेटली वो कोई पुराना, अगर पुरानी किसी डेट का बैकअप पड़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली उसका आगे का जो डाटा होगा वो तो रिमूव हो गया। तो कोई भी काम करने से पहले अपनी एक, हम इस वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती कि हम इसका पहले से बैकअप लेके रखते। जब हमारे पास बैकअप होता ना, इस पर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रीस्टोर कर लेते। हमारा जो डेटाबेस है, जो प्लगइन्स हैं, जो थीम्स हैं, जो अपलोड्स हैं, जो अदर्स जितनी भी फाइल्स हैं, वो सारी के सारी हमारे पास बैकअप अवेलेबल होता। तो लेट्स सपोज मेरे से ये साइट लॉस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, ये मेरे पास जो है इसको मैं सही से इस पर काम नहीं कर सका, तो मैं क्या करता, अपने उसको क्लीन करता वर्डप्रेस को, और डेटाबेस और प्लगइन्स, ये सारी चीज़ें मैं इसको जो है रीस्टोर पे क्लिक कर देता, तो ये डेफिनेटली मेरी साइट रीस्टोर हो जाती। मैं रीस्टोर पर क्लिक करूं तो अब मुझे क्या ऑप्शन मिलेगा, रीस्टोरिंग विल रिप्लेस द दिस साइट थीम। ठीक है, मुझे अगर मैं रीस्टोर कर रहा हूं, 1 मिनट, ये जो हमारे पास है ना, मैं रीस्टोर पे जब क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, रीस्टोर पे क्लिक करने पर मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, मैसेज ये मिल रहा है कि जो आपकी करंट साइट है, ये मैं इसी साइट की केस में बात कर रहा हूँ, ये मेरा इसी साइट पे बैकअप जनरेट हुआ है। ये उस सूरत में काम करना होता है जब आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम आई है। तो आप क्या करेंगे, प्लगइन थीम्स आपको अपलोड्स नहीं चाहिए, आप उनको रिस्टोर नहीं करना चाहते, आप उसको अनचेक रहने दें, डेटाबेस तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें चेक करनी है, चेक करके ये आपका इधर आपको मैसेज क्लियरली मिल रहा है कि रिप्लेस कर देगा जो आपका करंट डाटा है। ठीक है, वो सारा के सारा रिप्लेस हो जाएगा, और उसके बाद आपका ये देखें डेटाबेस भी रिप्लेस होगा, और ये सारी चीज़ें चूज़ द कंपोनेंट्स, जो आपके चीज़ें आपने रिस्टोर करनी है वो कर लो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब देखें ये प्रिपेयरिंग, और आगे आपको फाइनली मिलता है रिस्टोर का ऑप्शन। ठीक है, अगर आप रिस्टोर करेंगे तो इफ़ यू डो नॉट वांट टू रिस्टोर ऑल योर डेटाबेस टेबल्स देन चूज सम एक्सक्लूड। ठीक है, तो आप इधर से, ये आपके पास डेटाबेस की कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको डेटाबेस ये यूज़ होती हैं, ये बहुत यूज़फुल चीज़ें, आगे आपको प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, इसमें ये डेटाबेसेस की टेबल्स हैं, ठीक है, डेटाबेस की टेबल्स हैं, इसमें से लेट्स सपोज मैं यूज़र्स को नहीं करना चाहता या ऑप्शंस को नहीं करना चाहता, जिसको भी आपने रिस्टोर करना है, नहीं करना, आपने रिप्लेस करना है, नहीं करना, वो आप चेक या अनचेक कर सकते हैं, और ये आपको सारे ऑप्शंस इधर अवेलेबल हैं। रिस्टोर पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो साइट है वो अगेन जो है ऐसे डिस्प्ले करने लगेगी। जो भी आपने उसमें प्रॉब्लम जनरेट की होंगी, कोई आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, वो सारी के सारी
फिल हो जाएंगी, वो रिजॉल्व हो जाएंगी और एक साइट जो है आपकी अगेन रीस्टार्ट हो जाएगी। इसको अभी हम रीस्टोर नहीं करने जा रहे, इसको मैं करूँगा कैंसिल। और नेक्स्ट अभी हम मूव करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास है डेटाबेस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी आप देखें इसने मुझे क्या मैसेज दिया, डेटाबेस, और ये आगे मुझे लेट्स सपोज आपको क्लाइंट कहता है कि मैंने आपका या आप खुद अपना डेटाबेस का बैकअप किसी दूसरे सर्वर पे रखना चाहते हो, क्लाउड पे रखना चाहते हो, या अपने बैकअप अपने गूगल ड्राइव में रखना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको डाउनलोड पे जैसे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, डाउनलोड डिलीट फ्रॉम योर वेब सर्वर। ये बैकअप हमारी वेब सर्वर पे पड़ा हुआ है, हमारे होस्टिंग में पड़ा हुआ है। इसको हम डिलीट करना चाहें डिलीट भी हो जाएगा, अगर हमने डाउनलोड करना है तो ये डेफिनेटली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास बैकअप, और ये आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है DB। ठीक है, ये db.gz, ये आपके पास, आप इसको क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को दे देंगे कि ये आपकी फ़लाँ साइट का या फ़लाँ जो आपकी डोमेन है, ये उसका जो है आपके पास डेटाबेस का बैकअप है। प्लगइन्स का लेना है, प्लगइन्स तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको अब समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आपके पास माइग्रेट क्लोन है। ठीक है, इसमें आप कुछ डेफिनेट, डू यू वांट टू माइग्रेट और क्लोन डुप्लीकेट साइट, अगर आपने एक वेबसाइट को डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है, देन ट्राई आउट माइग्रेटर एट फलां। ठीक है, तो ये आप इधर से क्रिएट, इधर देखें आप इजी प्रेस बटन। ठीक है, और मतलब कि आपको इधर सारे फीचर्स आपको बताए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। क्रिएट अ टेम्परेरी क्लोन ऑन आवर सर्वर अपड्राफ्ट, इस पर करते हैं क्लिक, तो इधर आप अपना डेफिनेटली जो आपका कनेक्ट विद योर updraft.com जो आपका अकाउंट होगा इस वेबसाइट पर, उसकी डिटेल्स देंगे और एक्सेप्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। देन आप इसके अलावा भी ऑप्शन है, आप अपड्राफ्ट की क्लोन की जो है अपने अकाउंट से लेके वो भी आप यू कैन जनरेट, ये आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो। वो जो की है वो आप इधर पुट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको आगे का पेज ये क्लोन का मिल जाएगा। फाइल्स बैकअप, ठीक है, ये मैनुअल है, कितने हर 2 घंटे बाद चाहिए, 4 घंटे, 8 घंटे, वीकली, मंथली। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। डेटाबेस है जैसे, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, चूज़ योर रिमोट स्टोरेज, जो मैं आपको कह रहा था कि आपको हो सकता है आपकी नीड हो या आपके क्लाइंट की हो, या कोई भी अपना पर्सनल डाटा कहीं स्टोर करना चाहता है। लेट्स सपोज अमेजोन S3 स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, या माइक्रोसॉफ्ट एजोर यूज़ होता है, ठीक है, या पी क्लाउड है, आपने कहीं भी, या गूगल ड्राइव है, आपने अपना डाटा कहीं भी शिफ्ट करना है तो आप अपना बैकअप जो है वहाँ मूव करा सकते हो। जैसे ये S3 है तो S3 पर आप क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली ये सारा इधर आप अमेज़ोन के एक्सेस कीज़ देंगे। ठीक है, ये कैसे क्रिएट होंगी, आपको अमेज़ोन की S3 सर्विसेज में जाना है, वहाँ अमेज़ोन AWS का जो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये AWS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है awsamazon.com, इस पर डिफरेंट चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और AWS S3 स्टोरेज हम लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अमेज़ोन ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज बिल्ड टू रिट्रीव अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, व्हाट इज़ अमेज़ोन S3, ये आपके पास स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ये एक प्रॉपर इसकी जो है ना, एक प्रॉपर कोर्स में आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ये इतनी जल्दी इजी में आपको समझ नहीं आने वाली। ठीक है, इसके अंदर अकाउंट बनाने के बाद डिफरेंट चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, किस तरह से डाटा इधर लेके आना है, किस तरह से यहाँ से आगे अपनी वेबसाइट पे एक्सेस करना है, किस तरह से आपने इस पे एक इवन पूरा कोर्स हो सकता है, और ये इतना 1 मिनट में डिस्कस नहीं होगा। एनीवे, ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक्सेस की इधर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बना के आप अपना एक एक्सेस की देंगे, सीक्रेट की देंगे, सर्वर की लोकेशन। ठीक है, ये आपको एक लोकेशन प्रोवाइड कर देगा कि लेट्स सपोज यूरोप की है, US की है, कहाँ की है, वो एक छोटा सा आपको कोड मिल जाएगा जिसके अंदर लिखा हुआ होगा U&- फलां फलां, और आगे मतलब कि जो आपकी लोकेशन होगी वो सेलेक्ट होगी। वो लोकेशन आपने कॉपी करनी है, जैसे ये S3 आगे ये / लगा के इधर आप करेंगे टेस्ट अमेज़ोन S3 सेटिंग्स करेंगे, और मेरे पास पड़ी भी होगी S3 की, अगर इस टाइम ढूंढनी पड़ेगी एनीवे, तो वो आपको जो है ना उनको आपने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आप अपना इंक्लूड फाइल्स बैकअप, कौन कौन सी फाइल्स आप उधर मूव कराना चाहते हैं, प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, अपलोड है। ठीक है, थीम्स आप क्यों अपलोड करवाएं उधर मूव कराएंगे,
जब आप प्रोफेशनली बड़ी वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं ना, किसी कंपनी की वेबसाइट है या किसी बिजनेस क्लाइंट की है, तो वो फिर S3 को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो थीम के अंदर जो आप PHP से, HTML से, CS से कुछ भी कस्टमाइजेशन कर रहे हो या उसकी ऑलरेडी कस्टमाइजेशन हुई हुई है, तो वो किस तरह से उसने उसको उधर शिफ्ट करना है, तो वो डेफिनेटली जो है उसको सेव करने के लिए वो अपना S3 को यूज़ करेगा ताकि मेरा जो डाटा है वो कहीं लॉस्ट ना हो जाए, मैं इसके अंदर जितनी फर्दर कस्टमाइजेशन हो रही है मेरी, तो मेरा सारा सेव रहे। और इस सर्वर के अलावा मेरा S3 पर भी क्लाउड पे ये जाके सेव हो जाए। तो ये सारी हैं आपके पास, और देन आप इसको सेव चेंज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और आपका जो है ये माइग्रेशन उधर डाटा आपका मूव हो जाएगा। अब आप देखें ये आपके पास एडवांस टूल्स हैं, ठीक है, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी जो साइट है उसके बारे में है, ये लाइट स्पीड हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, लाइट स्पीड क्या होता है उमर, आपको पता है? नो सर। अच्छा, लाइट स्पीड देखें वेब सर्वर होता है, 1 मिनट, लाइट स्पीड वेब सर्वर, ये आपको देखें ये लिखा हुआ है। जो मैंने आपको दिखाया था ना, क्या कहते हैं 1 मिनट, इसमें स्टार्ट में दिखाया था आई थिंक एनजिनिक्स, ऐसे है ना, ये भी एक वेब सर्वर है, ठीक है, ये भी एक वेब सर्वर है, एनजिनिक्स भी, अपाची भी, और ये लाइट स्पीड भी, ये सारे वेब सर्वर्स हैं, ठीक है। ये आपकी होस्टिंग पे ये जो है काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जब भी तो जो है ना आपकी लाइव होस्टिंग पे। और ये किस प्रोग्रामिंग में डेवलप हुआ हुआ है? C and C++, ठीक है। और मैं होपफुली C++ पे एक कोर्स बनाऊंगा, C पर भी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी आएगा ये। अच्छा, तो ये C++ और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बनाया गया है ये वेब सर्वर, ठीक है, और ये यूज़ हो रहा है हमारी इस टाइम, हमारा जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसमें ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी जो आपकी मेमोरी है, पी करंट जो है मेमोरी, और PHP का वर्जन, वो डेफिनेटली आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। MySQL वर्जन इसका अक्सर एरर मिलता रहता है, ये आपका 10.6.19 है, तो ये सम टाइम पे इसका डाउन होगा, तो आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो अगर आप माइग्रेशन करते हैं किसी क्लाइंट की 2-3 साल पुरानी वेबसाइट्स हैं, तो उसमें ये इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो सम टाइम आपकी जो मेमोरी है वो लिमिट आपको इंक्रीज़ करनी पड़ती है, और जैसे ये मेमोरी लिमिट ये है हमारे पास, इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, कभी डिक्रीज़ करते हैं, तो ये एरर्स में आता रहता है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी फर्दर आप खुद सीख जाएंगे इसको समझना। और ओके, ये डाटाबेस का साइज़ है, ठीक है, रिकॉर्ड्स कितने हैं इसके अंदर, टेबल नेम, ये टेबल का नेम है, और इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं। ये हमारा जो MySQL का डाटाबेस है हमारी इस वेबसाइट का, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, और इसके अंदर देखें हमारा पोस्ट मेटा जो है, इसके अंदर इतने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और इसका साइज़ ये है। ये आपको हर चीज़ 1 बाई 1 आपको, ये जैसे हमारा ये रेवोल्यूशन स्लाइडर है, इसकी देखें, और यूज़र्स हैं, ठीक है, यूज़र एक ही है हमारा डेफिनेटली, तो यूज़र्स हमारे इधर कोई भी नहीं है, अगर ज़्यादा होते तो वो हमारे पास ज़्यादा यूज़र्स आ रहे होते, ठीक है। आगे यूज़र्स को किस तरह से मैनेज करना है PHP माई एडमिन में, वो भी हम किसी क्लास में देखेंगे, और ठीक है। अच्छा, तो ये था इसका माइग्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। आपने जस्ट करना यही है, जो भी आपके बैकअप्स हैं इन सबको डाउनलोड करें, अपने पास सेव करें अपने कंप्यूटर में, अपनी डोमेन को दूसरे सर्वर पे लेके जाएं, उधर पॉइंट करें, और इस डाटा को उधर अपलोड करें, और दैट्स इट, आपका जो है ये माइग्रेशन हो जाएगी। और या फिर आप इसको प्लगइन को आप जो है इंस्टॉल करें और दूसरी साइड पे, और इसको आप जो है इसकी हेल्प से भी आप जो है इसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है, और बाकी देखेंगे कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर कुछ चीज़ें देखेंगे। अभी तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो फिर बताएं आप। नो सर। ओके ओके, चलें, आप इसकी प्रैक्टिस करना, और जो मैंने आपको इस टाइम एक टास्क दिया है वो आपने डेफिनेटली मुझे कल उसके बारे में बताना है कि जो आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, टूल्स में जाके जो आप डाटा एक्सपोर्ट करते हो वो किसी न्यू डोमेन पे जब शिफ्ट करते हो तो क्या एरर आता है, और जब आप सेम वेबसाइट पे शिफ्ट करते हो तो फिर क्या आता है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे सवाल आपने मुझे कल इसकी जो है आंसर देना, ठीक है। आप एक लोकल सिंपल स्टेप है, लोकल होस्ट में एक न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, और उस वर्डप्रेस में जाके एक न्यू वेबसाइट बन जाएगी ना आपकी, इधर से डाटा एक्सपोर्ट करें और उधर इंपोर्ट कर दें, फिर आप उधर से एरर आते हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज दें, ठीक है। और आप फिर एक काम और कर सकते हैं, इसी वेबसाइट का डाटा एक्सपोर्ट करें, फिर इसी पे आप इंपोर्ट करें, ठीक है, या इसको दोबारा से आप इसको वर्डप्रेस दोबारा से नया इंस्टॉल करें,
सारी यही डिटेल यूज़ करके लोकल होस्ट में आप कर सकते हैं प्रैक्टिस जैसे चाहें। फिर आप इसको इंपोर्ट करें, फिर उसका जो है मुझे बताएं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक हो गया।